आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना। तो देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विस रीजन जो है हमारा बॉडी का पेल्विस रीजन में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता क्या क्या है, तो इसमें एक तो देखो पेयर ऑफ टेस्टिस आते हैं, दूसरी एसेसरी डक्ट्स रास्ता पाइप, उन्हें डक्ट बोलते हैं। देन कुछ ग्लैंड्स होती हैं एसेसरी, और एक्सटर्नल जेनिटलिया। टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर में होते हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। बाहर किस में प्रेजेंट होते हैं? बाहर होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। वाई आर टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटम? क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री कम होता है और ये हेल्प करता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, वो स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। इसीलिए इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं। एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं? रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ये देखो, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, यहाँ से रेटेटेस्टिस निकलते हैं। रेटेटेस्टिस से फिर वासा एफरेंशिया, फिर वासा एफरेंशिया से ये निकल रहा है आपका एपिडिडाइमिस, और उसके बाद ये वास डिफरेंस। ठीक है। देन उसके बाद में ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। ये देखिए, सेमिनल वेसाइकल है, ये प्रोस्टेट है और ये बल्बोयूरेथ्रल है। ठीक है। तो ये 3 एसेसरी ग्लैंड्स, और एक्सटर्नल जेनिटलिया है पेनिस। नाउ दिस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है ये हेल्प करता है पेनिस के लुब्रिकेशन में। अब हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। अब आप देखो, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं और एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। तो एक टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरल टिब्यूल्स कितने हुए? लगभग 250 से 750। ठीक है। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या चीज़ है, कैसा दिखाई देता है? देखो, ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर ये दिख रहा है, ये इस तरीके के ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। कितने होते हैं ये? लगभग 250 से 750। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर आप देखिए इधर, ये देखिए। तो इसमें क्या होता है, देखो, ये अंदर एक तो जर्म सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जर्म सेल वो हैं जिनसे बाद में हम मेल गैमेट यानी कि स्पर्म बनाते हैं। ठीक है। तो ये जर्म सेल्स होती हैं। उसके अलावा सर्टेलुई सेल्स होती हैं जो कि इन जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। और उसके अलावा ये इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल, या जिन्हें बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल सिक्रेट करती हैं हार्मोन जिनको बोलते हैं एंड्रोजन्स। तो ये पूरा आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिख गया। अब आप देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलती कहाँ है? रेटेटेस्टिस में। आपने देखा यहाँ पे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रेटेटेस्टिस, ये देखो रेटेटेस्टिस दिख रहा है ना, ये रेटेटेस्टिस है। और उसके बाद ये कहाँ जाती है? वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो, ये रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस। उसके बाद ये जाता है यूरेथ्रा में। ये यूरेथ्रा दिख रहा है। और यूरेथ्रा का जो पॉइंट होता है बाहर वाला, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ये होता है यूरेथ्रल मीटस, MEATUS। ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर ओपन हो जाता है। अब एक चीज़ आप ध्यान देना कि मेल के अंदर स्पर्म का, यहाँ से स्पर्म आएगा, और यूरिन का, ये दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है, दैट इज यूरेथ्रा। ठीक है। अब ये जो एसेसरी ग्लैंड्स हमने देखी है ना, इन एसेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है इसे हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा या सेमाइनल फ्लूइड। ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन तो क्या? सेमिनल प्लाज्मा। और ये जो है टेस्टिस, इनसे क्या निकलता है? स्पर्म। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सीमन। ठीक है। नाउ द सिक्रीशन ऑफ दीज एसेसरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा एंड विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम और सम एंजाइम्स। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इससे देखो, एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था 2014, पुराना क्वेश्चन है कि द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज। ठीक है ना, क्या होता है? यूरेथ्रा। ठीक है। चलो, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं भाई। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो होती है पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है। ओवरीज का पेयर होगा। उसके बाद एसेसरी डक्ट्स होंगी। क्या बोलते हैं? एक तो ओविडक्ट होती है या फैलोपियन ट्यूब, एक यूट्रस, एक वेजाइना। देखो, ये तो ओविडक्ट, ये ओवरी, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब या इसी को बोलते हैं ओविडक्ट, ये यूट्रस और ये वेजाइना। ठीक है।
तो इसे हम बोल देते हैं पूरा ये है एसेसरी डक्ट। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, क्या क्या होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। ना पहले ओवरी की बात करते हैं। देखो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है ओवम को, ठीक है, पहला। और उसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी हैं, उनको भी रिलीज करती है। एब्डोमेन के दोनों साइड पर लोकेटेड है। और ओवरी का जो स्ट्रोमा है, अंदर का जो फ्लूइड है, ये कवर्ड होता है एक एपिथेलियम से, ठीक है ना। ओविडक्ट या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब किस किस से मिलकर बनी होती है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस से। तो ये कनेक्ट किसको करती है, देखो ओवरी से ओवम निकलता है, ये ओवम जाता है यहाँ 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 और फिर यहाँ, ये क्या है, यूट्रस। तो ये ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, डिवाइडेड इन 3 सब पार्ट्स, इन्फंडिबुलम। अब देखो ये शेप कैसी है, फनल शेप है, फनल शेप, ठीक है। हैज़ प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज फिम्ब्रिया। ये प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया, जो हेल्प करते हैं ओवम कलेक्ट करने में। ओवम यहाँ से रिलीज होगा ओव्यूलेशन में और ये कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मिडिल पार्ट होता है जो वाइडर है, एम्पुला, और उसके बाद आता है स्थमस जो कि नैरो ल्यूमन है, जो यूट्रस को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूट्रस। ये यूट्राइन कैविटी है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इनके बारे में हम अभी देखते हैं। और इसके बाद ये पार्ट होता है सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर वाला जो कैनाल है उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और उसके बाद आती है वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं डिटेल में। ना एक सिंपल सा क्वेश्चन है 2024 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो स्थमस है, इन्फंडिबुलम है, एम्पुला है, यूट्राइन फंडस नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए देखो यूट्रस के बारे में हम बात करते हैं। यूट्रस क्या है, देखो यूट्रस जो है ये वॉम्ब कहते हैं इसे, हम जिसे हिंदी में हम कोख भी बोलते हैं कई बार, ठीक है ना। माँ की कोख जो बोलते हैं ना, वो कोख क्या है, वो कोख यूट्रस है। क्यों बोलते हैं इसे कोख या माँ की कोख, क्योंकि जो बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है ना एम्ब्रियो का, वो यहीं पे होता है, ठीक है, इसीलिए ना। इसकी शेप एनसीईआरटी में दी है भाई, इन्वर्टेड पियर शेप होती है। इसकी वॉल में 3 टिश्यू की लेयर्स होती है। वन इज पेरीमेट्रियम, ये एक्सटर्नल लेयर है, देखो ये है पेरीमेट्रियम, एक्सटर्नल लेयर है। और ये कैसी लेयर है, ये लेयर है थिन। नेक्स्ट इज मायोमेट्रियम, ये लेयर होती है थिक। कैसी लेयर होती है, ये थिक होती है मायोमेट्रियम। और मिडिल लेयर है ये। उसके बाद इस लेयर में होती है स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बर्थ के टाइम पे या पार्चुरेशन के टाइम। अब कॉन्ट्रैक्शन से देखो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से ये कैनाल सिकुड़ती है और इससे बच्चा बाहर आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, ठीक है। चलो इसमें एक हार्मोन हमने पढ़ा था, हार्मोन हेल्प करता है। वो हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल का। नाउ एंडोमेट्रियम इनर लेयर है, ग्लैंडुलर है, और इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, ठीक है। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो स्लश ऑफ हो जाती है, कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ना। ये हमने देखा कि भाई यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपन होता है। ये यूट्रस है, ये वेजाइना में ओपन होता है, किसके थ्रू, सर्वाइकल कैनाल के थ्रू, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल जो सर्विक्स का पार्ट है, और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलकर बोलते हैं बर्थ कैनाल। एक्सटर्नल जेनाइटल है, देखो एक्सटर्नल जेनाइटल में एक आता है मॉन्स पिबिस। मॉन्स पिबिस होता है क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू अबाउ द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा ये टिश्यू के फोल्ड्स हैं। बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि मेजोरा जो है वो मेजर फोल्ड बाहर की तरफ है, माइनोरा माइनर फोल्ड अंदर की तरफ है, ठीक है ना। हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है जो पार्शियली कवर करती है वेजाइना को। हाइमन के बारे में एक चीज़ एनसीईआरटी ने लिखी हुई है और वो ध्यान रखना कि हाइमन डज नॉट रिप्रेजेंट्स व्हाट, वर्जिनिटी। व्हाई, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट कॉइटस या फर्स्ट कॉपुलेशन में हाइमन ब्रेक डाउन होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट कॉपुलेशन में ही हो, बट यूजुअली ऐसा होता है। कई बार फिजिकल, एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल इवेंट में, साइकिलिंग में, इन सबके ड्यूरेशन में भी, इन सबके टाइम पर भी हाइमन ब्रेक डाउन हो सकती है। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ हाइमन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल वर्जिनिटी। एंड लास्ट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, ये फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा पे, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। तो दीज आर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, ठीक है। नाउ लास्ट हम देखते हैं एक बार मेमोरी ग्लैंड्स को। देखो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स में है सर्टन ग्लैंडुलर टिश्यूज़ और फैट्स होता है, ठीक है। अब ये जो फैट्स होता है इसमें लोब्स होते हैं कई, ठीक है, 15-20 लोब्स में डिवाइडेड होता है जिनमें सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। उन क्लस्टर्स को एल्वियोलाई बोलते हैं। और एक सिंगल को बोलेंगे एल्वियोलस। ये एल्वियोलाई आपने लंग्स के अंदर भी पढ़ा होगा जहाँ पे एयर एक्सचेंज होता है, ठीक है। नाउ
दीज सिक्रीट मिल्क जो स्टोर होता है ल्यूमन के अंदर। अब ये ल्यूमन के अंदर जो मिल्क होता है ये फिर ल्यूमन ओपन होता है मेमोरी डक्ट में जाके, और मेमोरी डक्ट ओपन होती है मेमोरी एम्पुला में, और मेमोरी एम्पुलर ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, तो पहले डक्ट आएगा, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट आएगा। तो ये तो पहले मेमोरी डक्ट आ रही है, फिर मेमोरी एम्पुला आ रहा है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट आ रही है। ठीक है, ये जो पैसेज है ये ध्यान रखना है। अब देखो एक दो क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं, आपको आ जाएगा। एक तो कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, आपने अभी पढ़ाई है। वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, ये भी आपने पढ़ा है, दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, ये अभी एक्सटर्नल जेनिटल की देखो पार्ट है कौन सा सॉरी कौन सा क्या है ये पूछा है, मॉन्स प्यूबिस क्लाइटोरिस साइमन लेविया मेजर, ये सब आपने देखा हुआ है। ये मेमोरी ग्लैंड्स का रूट पूछा है मिल्क इजेक्शन का, तो इसमें आपने जैसे ये चीज़ तीन चीज़ें देखी, लैक्टिफेरस डक्ट देखा है, मेमोरी डक्ट देखा है, एम्पुला देखा है, मेमोरी एल्वेलस देखा है। तो बस आप देख लेना, लैक्टिफेरस डक्ट सबसे लास्ट में आएगा, उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैमिटोजेनेसिस की। देखो गैमिटोजेनेसिस क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस होता है गैमिट्स का बनना। गैमिट्स क्या है, मेल के केस में वो गैमिट है स्पर्म, और फीमेल के केस में है ओवम। ठीक है, तो इन दोनों का भी हम पढ़ते हैं कैसे बनते हैं। देखो स्पर्म के बनने को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कैसे बनता है स्पर्म। देखो पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है आपने स्पर्मेटोगोनिया, आपने पढ़ा है टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, हमने देखा था सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये प्यूबर्टी के टाइम पर माइटोसिस करती है। तो ध्यान रखना स्पर्म जो है वो बच्चों में नहीं बनते हैं मेल के अंदर, वो कब बनते हैं, प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी के टाइम मीन्स में माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन होता है, इससे बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा और उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर बन जाएगा स्पर्मेटिड्स। ठीक है, नाउ दीज स्पर्मेटिड्स गो ए प्रोसेस टू फॉर्म स्पर्म, ये स्पर्म को ही बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। ये ध्यान रखना इस वर्ड को, स्पर्मियोजेनेसिस। ये था स्पर्मेटोजेनेसिस, ये है स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, जेनेसिस मतलब बनना। तो जेनेसिस मतलब क्या बन रहा है इसमें, स्पर्म बन रहा है इसमें स्पर्मेटिड से, और गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट बन रहा है। तो गैमिट पूरा ये पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप एक बताओ कि ये जो स्पर्म है ये बनता क्यों है आखिर, ऐसा क्या होता है प्यूबर्टी पे। तो देखो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, GnRH का लेवल इंक्रीज होता है। GnRH क्या है, एक हार्मोन है, क्या नाम है इसका, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये हाइपोथैलेमस से। गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से होते हैं, LH और FSH। तो ये GnRH काम करेगा जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करवाएगी LH और FSH। अब LH कहाँ काम करेगा, LH काम करेगा लेडिक सेल पे। कहाँ थी लेडिक सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपने देखा था। और फिर ये लेडिक सेल सिक्रीट करती है क्या, एंड्रोजन। ठीक है, और एंड्रोजन के बाद में फिर ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये FSH कहाँ काम करता है, ये सर्टोली सेल में। तो सर्टोली सेल किसका सिक्रीशन करवाती है, कुछ फैक्टर्स का, और ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। तो अगर आपसे पूछे कि FSH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है या मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस, और एंड्रोजन पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, देखो एक तो स्पर्मेटो और स्पर्मियो तो हमने पढ़ लिया, एक और टर्म होती है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये स्पर्म कहाँ बना था, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, रेटे टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया और वास डेफरेंस, वहाँ जाना था ना। तो ये जो है रिलीज इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, और सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के सीमन बोलते हैं, हमने देख लिया। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो, स्पर्म के स्ट्रक्चर में होता है एक तो हेड, एक नेक, एक मिडिल पीस और टेल। हेड की बात करते हैं, देखो स्पर्म की जो स्पर्म एक सेल है ना, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसमें एक हेड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर होते हैं एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं ओवम के फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, फिर न्यूक्लियस होगा इसमें, नेक होगी, मिडिल। अच्छा, इसमें मिडिल पीस के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो एनर्जी सोर्स होंगे किसके लिए, स्विमिंग के लिए। किसको करनी है स्विमिंग, स्पर्म को। मोटाइल रहना ना स्पर्म को, तभी तो ये जाएगा, क्योंकि स्पर्म ही मोटिलिटी करके कहाँ जाता है, फिर एम्पुला तक जाता है। एम्पुला कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो मोटिलिटी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, मिडिल पीस पे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए अगर एक इजैकुलेशन में मान लो 100 स्पर्म है,
तो इन 100 में से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म्स का साइज़ और शेप नॉर्मल होना चाहिए। कितने का? 60%, मतलब 60 का, ठीक है। और इन 60% में से इन 60% का 40% इसमें से विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, इनके पास अच्छी खासी मोटिलिटी होनी चाहिए, तब जाके वो फर्टाइल कहलाएगा, मतलब तब चांसेस ज़्यादा होंगे किसके? फर्टिलाइजेशन के ओवम के साथ में, ठीक है। दिस इज़ द रूल ऑफ फर्टिलिटी। नाउ नेक्स्ट वी कम टू oogenesis। इसके पहले एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो जो पूछा हुआ है, एक तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मेशन। अब आप बताओ कि सेमिनिफेरस इनटू का मतलब क्या होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। तो क्या स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर रिलीज होता है क्या? सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होता है ना, उसको बोलते हैं स्पर्मेशन। तो ये तो गलत हो गया। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो स्पर्मेटिड से बनता है, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। चलो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। पूरा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना ये स्पर्मियोजेनेसिस है। इसी तरीके का ये है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेशन में डिफरेंस है, ये पूछा हुआ है नीट 2018 में, ये लास्ट ईयर ही पूछा था। और एक ये देखिए GnRH, ये LSH, तो ये X क्या होगा? FSH होगा। LH कहाँ काम करता है? लेडिक सेल, तो Y क्या होगा? लेडिक सेल। देखो FSH और लेडिक सेल ये एक में ही है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये करना था। चलो, अब नेक्स्ट हम oogenesis देखते हैं। oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। नाउ देखो, मेल में और फीमेल में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे GnRH के बढ़ने की वजह से स्पर्म बन रहा था, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं। फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogonia बन जाते हैं। oogonia को बोलते हैं गैमेट मदर सेल, ठीक है। ये बन गए। ये कितने बनते हैं? लगभग 2 मिलियन मतलब 20 लाख के करीब हो गए ये, ठीक है। और ये oogonia फिर प्राइमरी oocyte बना लेते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte जो है ना, ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, हमने जब सेल डिवीजन पढ़ा तो हमने देखा था मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं, फिर इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाती है। मतलब बर्थ के टाइम पे हमारे पास फीमेल के पास प्राइमरी oocyte होती है, और ये प्राइमरी oocyte चलती है फिर प्यूबर्टी तक। तो प्यूबर्टी तक फीमेल के पास प्राइमरी oocyte होती है। लेकिन अब एक बात आप ध्यान रखो, ये प्राइमरी oocyte का नंबर बर्थ पे डिसाइड हो गया है। अब ये बढ़ेंगी नहीं बाद में, मतलब फीमेल के अंदर जो प्राइमरी oocytes हैं उनका नंबर बर्थ पर डिसाइडेड होता है, वो बाद में बढ़ता नहीं है। अब ये प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम पर फिर ये मियोसिस जो है इसका होता है कंप्लीशन, ठीक है, जब ये टर्शरी फॉलिकल स्टेज में आता है। अभी हम देखेंगे टर्शरी फॉलिकल क्या होता है। और फिर मियोसिस 1 कंप्लीट होकर बनता है पहली पोलर बॉडी जो किसी काम की नहीं होती, और सेकेंडरी oocyte। फिर ये सेकेंडरी oocyte फिर से डिवाइड करता है, ये दूसरी पोलर बॉडी बनाता है और फिर बनाता है ये ओवम, ठीक है। ये होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, और ये ओवम फिर ओवुलेट हो जाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस देखो हमने पढ़ा कहाँ हो रहा है। ये प्रोसेस हो रहा है ओवरी में, हो रहा है ना। तो देखते हैं ओवरी में कैसे हो रहा है भाई। ये देखो, अब ये ओवरी, ये डायग्राम दिया हुआ है NCERT में, हमने इसमें कुछ एडिशंस कर दिए हैं। देखो ओवरी में ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ठीक है। देखो ओवरी में पहले बनती है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनती है? प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल किससे बनती है? ये बनती है प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte कहाँ है? वो जो कि बाय बर्थ बन गई थी, और इसके अराउंड बन जाती हैं कुछ सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स आपको दिख रही होंगी, ये बीच में प्राइमरी oocyte, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, और फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में हमें क्या दिखाई देने लगता है? एक एंट्रम। एंट्रम क्या होती है? ये कैविटी, इस कैविटी के अंदर होता है फ्लूइड, ठीक है। तो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बोलते हैं हम एंट्रम, जो कि टर्शरी फॉलिकल में दिखनी होती है। और एक और चीज़ क्या होती है? टर्शरी फॉलिकल में ये लेयर होती है ना ग्रैन्युलोसा सेल्स की, ये 2 पार्ट्स में थोड़ी विजिबली दिखाई देने लगती है। एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना, ठीक है। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। नाउ दिस टर्शरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में ऐसा क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल में ये प्राइमरी oocyte जो है ये बन जाती है सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाती है? सेकेंडरी oocyte। अब आप देखो, ये देखो, अब यहाँ से मैच करते हैं अपन इसको। देखो ये टर्शरी फॉलिकल जो स्टेज है, मतलब ये वाली स्टेज, यहाँ पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, और क्या बन गई?
सेकेंडरी oocyte। तो अब ये सेकेंडरी oocyte हमें कहाँ देखने को मिलेगी? ग्राफियन फॉलिकल में। तो प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte टर्शरी फॉलिकल तक होती है, और फिर टर्शरी फॉलिकल आते ही प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर लेती है मियोसिस, इसीलिए हमने मियोसिस के बगल में लिखा है टर्शरी फॉलिकल स्टेज। यहाँ पे आके सेकेंडरी oocyte बन जाती है। तो जब हम ग्राफियन फॉलिकल देखेंगे तो उसमें हमें सेकेंडरी oocyte मिलेगी। तो पहले प्राइमरी oocyte थी, फिर सेकेंडरी oocyte बन गई। कहाँ पे? ग्राफियन फॉलिकल में। और इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है जिसे हम बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? ज़ोना पेल्यूसिडा। अब क्या होता है? अब होता है ओवुलेशन, जिसमें क्या होता है? ओवम रिलीज हो जाता है इस ग्राफियन फॉलिकल से। ओवम रिलीज हो गया, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ओवुलेशन। अब ये स्ट्रक्चर बचा ना, तो इस स्ट्रक्चर का क्या होता है? ये स्ट्रक्चर बना देता है एक कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसे? कॉर्पस ल्यूटियम, शॉर्ट में CL। ये हमने जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं CL रिलीज करता है एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये है कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसमें दो कंडीशंस होती है। अगर प्रेगनेंसी मेंटेन्ड होती है, मतलब अगर ओवम फर्टिलाइज होता है, तब तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रहती है पूरी प्रेगनेंसी और रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। तो अगर ओवम फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइज कब करेगा? जब उसको स्पर्म मिलेगा, मतलब कॉपुलेशन हो उस टाइम पर, तब ये फर्टिलाइज कर जाएगा। ठीक है, और अगर ओवम को स्पर्म नहीं मिला, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो ये ओवम तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ निकल जाएगा, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रक्चर में कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, और वो बाद में आके ख़त्म हो जाती है और फिर से एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, ये होता है। तो नाउ एक देखो क्वेश्चन देखो 2021 का, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। अब देखो लो oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। अब कहाँ पे कब शुरू हो जाता है? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, क्योंकि oogenesis फीमेल में होता है। लेकिन गैमेटोजेनेसिस की अगर इसमें अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते तो क्या आता? तो आता प्यूबर्टी में। अगर इसमें गैमेटोजेनेसिस की बात कर दे तो फिर या तो उसे मेंशन करना पड़ेगा कि वो गैमेटोजेनेसिस किस में बात कर रहा है, मेल में या फीमेल में, है ना? या फिर वो ऑप्शन ऐसे देगा आइदर और में, कि आइदर प्यूबर्टी और एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल की, अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। हमने देखा ना ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? देखो प्राइमेट्स जो होते हैं ना, प्राइमेट्स मतलब प्राइमेट्स की फीमेल में, उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्राइमेट्स मतलब मंकीज, एप्स और ह्यूमंस। कुछ नॉन प्राइमेट एनिमल्स भी हैं, काऊ, बफेलो वगैरह, कैट हो गई, डॉग्स हो गए, इनमें जो साइकिल होती है उसे हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। माइनर डिफरेंस है कुछ, पर है थोड़ा सा। तो इनमें तो ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं और हमारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम पर, उसे टर्म दिया गया है मीनाच। ठीक है, और जो लास्ट होता है मतलब सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब बंद होना, सीज करना मतलब बंद होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाती है, अराउंड 50 ईयर्स होती है ह्यूमंस के अंदर, उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। पॉज मतलब रुकना। ठीक है ना, तो ये तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज मीना, एंड लास्ट जो रुक जाता है जब, उसे बोलते हैं मीनोपॉज। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन, इट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया है स्टडी के हिसाब से। पहला, अच्छा इसमें कोई क्लियर कट ऐसा फेज़ वैसे नहीं है, लेकिन हमने पढ़ने के हिसाब से इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से फेज़ दिए एनसीईआरटी में? मेंस्ट्रुअल फेज़ जो शुरू के 3 से 5 दिन का होता है, देन फॉलिकुलर फेज़ जो अप टू 14 दिन होता है अप्रॉक्स, और उसके बाद का बचा हुआ ल्यूटियल फेज़। ठीक है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज़ की बात करते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल फेज़ वो होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब जो फ्लूइड बाहर आता है वेजाइना से, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब ये क्यों होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो? ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम से। देखो यूट्रस में हमने देखा था एंडोमेट्रियम लेयर है, देखो ये देखो ये एंडोमेट्रियम थी। ठीक है, इस एंडोमेट्रियम के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज़ इनर ग्लैंडुलर अंडरग्लो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये साइक्लिकल चेंजेस क्या है? ये एंडोमेट्रियम ही एक्चुअल में ब्रेकडाउन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर। ठीक है, और ब्लड के साथ में बाहर आती है। नाउ अगर
अब देखो ये जो एंडोमेट्रियम का टूटना और बाहर आना है ना, ये नॉर्मली तो होता है, लेकिन अगर मान लो ओवम फर्टिलाइज हो जाए, जो हमने बात की थी कि ओवम रिलीज होता है 14 डे पे, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाए और प्रेगनेंसी आ जाए, तो प्रेगनेंसी आने पर ये मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आएगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल फेज कब नहीं आएगा, डजंट अकर इन केसेस लाइक इफ ओवम गेट्स फर्टिलाइज। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो वो किसको इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी को। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी की वजह से देखो फिर क्या होता है, सीएल प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये इस एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता। क्यों नहीं टूटने देता, क्योंकि अब ये फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बनाया है इन्होंने, अब ये एम्ब्रियो को जाके कहाँ लगना है, एंडोमेट्रियम पे तो लगना है। अब एंडोमेट्रियम की सेल्स टूट के बाहर निकल जाएंगी तो ये लगेगा, तो ये अब तो एंडोमेट्रियम को ये तैयार करता है कि आपके पास आ रहा है एक एम्ब्रियो, इसको आपको जोड़ना है। तो अब एंडोमेट्रियम गिरेगी नहीं, अब एंडोमेट्रियम वही रहेगी, और ये नहीं गिरेगी तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आएगा। तो ये समझने के लिए हमने बोला है, ठीक है ना। तो एक तो ये केसेस, और दूसरे कुछ माइनर केसेस हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस की वजह से भी कई बार ऐसा हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल फेज ना आए, या पुअर हेल्थ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज। नाउ नेक्स्ट इज फॉलिक्यूलर फेज, जो कि 14 दिन तक चलती है। अब देखिए ये जो फॉलिकुलर फेज होती है ना, यही फेज है जिसमें प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो अभी जो हमने पढ़ा था ना, ये पूरा ये प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, ये पूरा जो प्रोसेस चलता है, ये चलता है फॉलिकुलर फेज के दौरान, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाती है। भाई मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम टूट के गिरी थी, तो अब धीरे धीरे वो रीजनरेट होना शुरू करेगी। रीजनरेट हो रही है किसमें, फॉलिकुलर फेज में। दूसरा, ये जो LH और FSH हैं, जिन्हें हम गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगते हैं, एंड दीज स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। कैसे, ये जो FSH होता है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो फॉलिकल्स है ना, ये कौन सी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, यही फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो इनको डेवलप करने में हेल्प करता है, एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय फॉलिकल्स, मतलब ये जो फॉलिकल्स है ना, फॉलिकल्स कौन सी, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये फॉलिकल की जो लेयर्स हैं, ये फॉलिकल्स से सिक्रीट होता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। तो FSH और LH ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं फॉलिकल के डेवलपमेंट में, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फॉलिकल रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। LH एंड FSH अटेन्स पीक ऑन अबाउट 14 डे, और 14th डे जो होता है उस दिन इनका पीक आ जाता है। नाउ दिस, ये जो LH का जो पीक होता है ना, मैक्सिमम लेवल ऑफ LH, इसको हम बोलते हैं LH सर्ज। और इस LH सर्ज की वजह से, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने की वजह से, इसके पीक की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो टूटता है, रप्चर होता है। और रप्चर होने की वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर डेवलप क्या हो गया है, ओवम, तो देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो इसको हम ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। तो भाई देखो ध्यान रखो, ये जो फॉलिकुलर फेज हुआ, इसमें प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक बना, और इसमें ये जो फॉलिकल्स हैं ये एस्ट्रोजन रिलीज करवा रहे हैं, और इस दौरान LH और FSH बढ़ रहे हैं। और 14वें दिन क्या होता है कि LH जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है, और इसके टूटने से ये बाहर निकल गया ओवम, जिसे हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो ये ओवुलेशन कौन से दिन हो रहा है, 14th डे ऑफ साइकिल, ठीक है। ये फॉलिकुलर फेज़ का एंड हो गया है। अब फॉलिकुलर फेज़ खत्म हुई तो क्या शुरू होगी, ल्यूटियल फेज़। ये ल्यूटियल फेज़ क्या है, ल्यूटियल फेज़ के दौरान ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, Cl, इसीलिए इसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज़, ठीक है। और Cl हमने बताया था क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम को क्यों, क्योंकि इम्प्लांट होना है फर्टिलाइज ओवम, इसीलिए किसको मेंटेन करता है, ये प्रेगनेंसी को। तो समझ में आया प्रोजेस्टेरॉन कैसे प्रेगनेंसी हार्मोन है, कैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा ताकि वहाँ से एम्ब्रियो जुड़ सके, तो प्रेगनेंसी। और एंडोमेट्रियम को क्योंकि इसने मेंटेन कर दिया, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर क्या होगा, फिर एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी नहीं। लेकिन इफ़ देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन देन Cl डिजनरेट, तो एंडोमेट्रियम फिर डिसइंटीग्रेट होगी और फिर से मेंस्ट्रुएशन होगा, अगली साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल साइकिल। नाउ इसको हार्मोनल जो इसमें चेंजेस आते हैं उनको एक ग्राफ में देखो, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ NCERT में। देखो ये देखो 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन है, इसमें ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हार्मोन्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नाउ डेवलपिंग फॉलिकल देखो इस दौरान आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है। और ये फॉलिकुलर फेज है, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। ये देखो 5 से कब तक चल रही है, लगभग 14 डे तक चल रही है। और
इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान ये देखो एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये सेल्स, ये फॉलिकल्स, हमने बताया डेवलपिंग फॉलिकल्स रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है, तो ये बढ़ रहा है इसलिए। और दूसरा हमने क्या बताया, LH और FSH ये पिट्यूटरी हार्मोन्स है, तो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स भी बढ़ने लगते हैं। और 14वें दिन क्या होता है, LH सर्ज होता है, LH पीक पे आ जाता है, और इस LH पीक की वजह से क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स है ये रप्चर होती है, ग्राफिन फॉलिकल, और क्या निकलता है, ओवम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज खत्म, जैसे ही ओवुलेशन हो गया, अब ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, ये शुरू हो जाती है 28 दिन तक। ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होता है, देखो ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि अब ये ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो गई है Cl में, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन फ्लक्चुएट करता रहता है, और LH और FSH नॉर्मल पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम और नई साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसके एक दो देखो क्वेश्चन देख लो आप क्या क्या पूछे हुए हैं। सो देखो एक असर्शन रीजन देख लो, FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिग सेल्स इन मेल, ठीक है। तो ये क्या ठीक है, ये बताओ पहले तो कि क्या लेडिग सेल्स पे FSH काम करता है क्या, ओवेरियन फॉलिकल्स पे तो ठीक है, लेकिन क्या लेडिग सेल्स पे FSH काम करता है, LH काम करता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेल में लेडिग सेल पे नहीं। दूसरा, ग्रो इन ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल, ये तो ठीक है। वाइल इंटरस्टिशियल सेल मतलब लेडिग सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल, ये ठीक है। तो रीज़न ठीक है, असर्शन गलत है, ठीक है ना। ये पूछा है लास्ट ईयर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन 14 डे पे होता है, ठीक है, पता है आपको। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल और देयर बाय रिलीज, ये भी पता है आपको। ये दोनों बातें ठीक हैं, ठीक है, तो ये भी पूछा हुआ है आपके। उसके बाद ये देखो आप, देखो नॉन प्राइमेट्स में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनको एस्ट्रस बोलते हैं, ये हमने देख लिया है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनोपॉज बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसको मीनाक बोलते हैं। मीनोपॉज जब बंद हो जाती है उन्हें बोलते हैं, तो सेकंड सही नहीं होगा, तो ये सेकंड वाले ऑप्शन काट दो। तो फर्स्ट सही है, फोर्थ सही है, थर्ड चेक करना है बस। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ट्रू। अगर इसमें आप मुझे बताओ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी नहीं होता, ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, अगर ये लिखा होता तो क्या ये स्टेटमेंट सही हो गया, नहीं। वाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि देखो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो इंडिकेटिव हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, संभावना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो तभी मेंस्ट्रुएशन ना हो सकता है स्ट्रेस के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए, डिले हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने मे भी लिखा है, इसलिए ये आंसर सही है। अगर मे भी नहीं होता तो ये आंसर सही नहीं होता, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं होता। चलो ना, अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। देखो फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। इंसेमिनेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना। फर्टिलाइजेशन की साइड क्या होती है, ओविडक्ट का एम्पुला, ठीक है। ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट देखे थे, इनफंडिबुलम, ठीक है, एम्पुला, इस्थमस। तो ये जो एम्पुला है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब सर्विक्स से स्पर्म जाएगा यहाँ तक और ओवम ओवरी से आएगा यहाँ तक, और यहाँ पे आके ये फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ओवम, एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, देयरफॉर बोथ स्पर्म एंड ओवम हैव टू रीच या ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू दिस रीजन। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, मतलब अब क्योंकि यहाँ एम्पुला पे होना है तो भाई ओवम को और स्पर्म को दोनों को एम्पुला पे पहुँचना पड़ेगा। अब इनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। देखो ओवम जब रिलीज़ होता है ना, तो ओवम की जो लाइफ साइकिल होती है वो जनरली 24 घंटे की होती है, मतलब 24 घंटे तक ओवम जो है ना वो फर्टिलाइज कर सकता है। तो मान लो 14वें दिन ओवम निकलता है, ठीक है, तो अगर एक साइकिल है, मान लो एक पर्टिकुलर डे पे ओवम निकला, तो उसके 24 घंटे तक अगर उसको स्पर्म मिल गया तब तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद तो फिर इस ओवम की क्वालिटी गिर जाएगी, फिर हो सकता है ये फर्टिलाइज ना हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ओवम की। स्पर्म के केस में देखो, स्पर्म के केस में यूजुअली ऐसा माना जाता है कि स्पर्म की लाइफ होती है लगभग ये फीमेल वजाइना में 5 दिन, ठीक है। तो अगर मान लो ये ओवम आया है, अगर इसके 5 दिन पहले तक या जिस दिन ये रिलीज़ हुआ उस दिन भी, तब अगर कॉपुलेशन होता है और स्पर्म आता है तब तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मानो ये ओवम तो रिलीज़ हुआ आज और कॉइटस हुआ था इसके 10 दिन पहले, तो वो
5 दिन में स्पर्म क्या हुआ, वो डैमेज हो गया। तो अब अगर ओव्यूलेशन होगा भी तो ये 24 घंटे तक रहेगा, लेकिन क्योंकि इसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये वापस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। इसीलिए कहा जाता है कि नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। ये इसीलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कॉपुलेशन अगर जब ओव्यूलेशन हो रहा है उसके आसपास होगा ना, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर उसके आसपास नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसीलिए ना स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आता है ज़ोना पेलिसिडा लेयर ऑफ ओवम और ब्लॉक करता है दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को। देखो जैसे ये ओवम है, तो ओवम में ना एक लेयर होती है ज़ोना पेलिसिडा, ठीक है, ये ज़ोना पेलिसिडा दिख रही है आपको, और एक होती है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, और इन्हीं के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस। ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन दिख रही है और ये बीच का स्पेस है पेरीवाइटेलाइन स्पेस, इसके साइड में ज़ोना पेलिसिडा। अब होता क्या है, जब भी स्पर्म्स आते हैं, स्पर्म्स बहुत सारे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि एक ही ओवम के साथ कई सारे स्पर्म जो है वो फ्यूज़ कर जाए। तो एक स्पर्म आके इसके कांटेक्ट में आता है और दूसरे स्पर्म्स की जो एंट्री ना उसको बैन कर देता है, तो अब एक ही स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज होगा। ठीक है, और फिर जो एक्रोसोम है स्पर्म का, उसके सिक्रीशंस की हेल्प से स्पर्म एंटर कर जाता है ओवम के साइटोप्लाज्म में। फिर न्यूक्लियस जो स्पर्म का है और ओवम का है वो फ्यूज़ कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, जायगोट, जो कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो ये पूरी बात है। स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर्स कहाँ हैं, देखो ये 2021 में पूछा गया है। नाउ ये तो बात हो गई फर्टिलाइजेशन की। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि भाई ओवम जो होता है, अब देखिए ओवम क्या है, फीमेल मदर से आता है। ओवम क्या होता है, एक्स होता है क्रोमोसोम इसमें। स्पर्म जो मेल है फादर, उसमें क्या होता है, या तो एक्स या फिर वाई। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर स्पर्म एक्स वाला आएगा तब तो एक्स एक्स गर्ल बनेगी, और पॉसिबिलिटी अगर वाई वाला आएगा तो एक्स वाई बॉय बनेगा। इसीलिए जो है एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। इसीलिए अगर टेक्निकली या बायोलॉजिकली देखें तो बच्चा लड़का हुआ है लड़की, इसको डिसाइड कर रहा है बायोलॉजिकली, फादर कर रहा है, क्योंकि मदर तो सिर्फ एक्स ही देगी, मदर की तरफ से तो एक्स आया है। अब फादर अगर एक्स दे देगा तो लड़की, और वाई दे देगा तो लड़का। तो इसमें एनसीईआरटी में लिखा भी हो कि हमारी सोसाइटी में यूजुअली औरतों को ब्लेम किया जाता है, लड़की पैदा हो गई तो या वैसा। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकली या बायोलॉजिकली आप देखोगे तो जो चाइल्ड का सेक्स है वो बायोलॉजिकली तो फादर से डिसाइड हो रहा है, बट वैसे ये किसी से भी डिसाइड नहीं हो रहा है, ये नेचर से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, चलो नाउ टॉक अबाउट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांट लगना किसी चीज़ का, जुड़ना। देखो एक तो होता है डिविजन्स, इन डिविजन्स को हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या होता है क्लीवेज, टूटना। माइटोटिक डिविजन्स इन जाइगोट एज इट मूव्स टुवर्ड्स यूट्रस। अब देखो जाइगोट कहाँ बना है, मेनली जाइगोट आपका बना है एम्पुला में, फर्टिलाइजेशन वहीं हुआ है ना, तो जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या है, ये एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है। इस एक सेल से कई सेल्स बनेंगी ना। ये जो डिवीजन हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं क्लीवेज, और ये जो सेल्स बन रही है ना एक एक, इस एक एक सेल को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, डॉटर सेल्स। अब ये ब्लास्टोमियर्स ये होती है इम्प्लांट जाके एंडोमेट्रियम में। तो ये देखो आपको ये दिख रहा है, ए, ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी, ये 4 सेल, फिर ये ई, ये 8 सेल वाली जो स्टेज है इसको हम बोल देते हैं मोरुला। क्या बोल देते हैं, मोरुला। फिर ये एफ, फिर ये जी जो होता है ये होता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट किसे बोलते हैं, अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, एक सेल का नाम है ब्लास्टोमियर, मियर, और ये ब्लास्टोसिस्ट इस पूरे को बोल रहे हैं। ये कब बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट, जब इसमें ये सेल्स जो है ना ये 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाएंगी। जैसे एक बाहर की जो लेयर है जो तो हो जाएगी ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की जो सेल्स हैं वो इकट्ठी होकर बना देगी इनर सेल मास। एक तो लेयर हो गई ट्रोफोब्लास्ट और एक हो गया इनर सेल मास। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट फिर इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। तो ये पूरा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है। ये बात समझ में आ गई। तो इम्प्लांटेशन इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट है, गेट्स अटैच टू यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड देन द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली, और फिर यूट्रस की सेल डिवाइड करेंगी और इसको अपने आगोश में ले लेंगी, एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट मेकिंग इट एम्बेडेड इन यूट्रस, और इसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। ये बात समझ में आ गई। चलो नाउ प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हम बात करें तो देखो जो यूट्रस होता है उससे एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो मदर के यूट्रस से एक स्ट्रक्चर निकलेगा प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से जुड़ जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा होता है ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एम्ब्रियो और ये प्लेसेंटा। ठीक है,
इन्हें हम बोलते हैं प्लेसेंटल विलाय, जो यूट्रस से जोड़ के रखती है, और इसे हम पहले अम्बिलिकल कॉर्ड बोल देते हैं, प्लेसेंटा को अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है ना। ये जो प्लेसेंटा होता है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है एम्ब्रियो और मदर के बीच, ये एम्ब्रियो और ये मदर, ठीक है, इसके बीच में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, प्लेसेंटा। ये बनता किन से है, ये एक तो यूट्रस का जो मैटरनल टिश्यू है उससे, और कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई कहाँ से बनती हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। देखो ट्रोफोब्लास्ट क्या थी, ये थी ट्रोफोब्लास्ट, ये लेयर थी, किसकी लेयर है ये, एम्ब्रियो की है ना, तो एम्ब्रियो की लेयर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, ठीक है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। तो जो फीटस है या एम्ब्रियो है उसकी तो कोरियोनिक विलाई, और माँ का यूट्रस का टिश्यू, ये दोनों मिला के क्या बना देते हैं, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा काम क्या करती है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करती है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो का जो वेस्ट मटेरियल है CO2 है वो सब बाहर इसी के थ्रू निकलता है। एम्ब्रियो से जुड़ी होती है एम्बिलिकल कॉर्ड से, और ये जो प्लेसेंटा है ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन तो आपने पहले भी पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, देखो प्रोजेस्ट्रॉन तो आपने पढ़ा है Cl से रिलीज होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से, और एस्ट्रोजन आपने पढ़ा है अभी जो थीका इंटरना और एक्सटर्ना सेल्स हैं फॉलिकल्स की, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, इनकी लेयर्स जो हैं वहाँ से सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ओवरी से भी सिक्रेट हो रहा है क्योंकि वो ओवरी में ही डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो दो हार्मोन हैं ये प्लेसेंटा से भी हो रहे हैं और बाकी जगहों से भी हो रहे हैं। इसके अलावा दो और हार्मोन हैं जिन पे ध्यान दो, वन इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, और दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ये भी प्लेसेंटा रिलीज करती है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो दो हार्मोन हैं अगर ये मदर के ब्लड में मिल रहे हैं तो ये किसको इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे प्रेगनेंसी को। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी आएगी तभी प्लेसेंटा बनेगा, वरना प्लेसेंटा बनेगा ही नहीं, और प्लेसेंटा बनेगा तभी ये दो हार्मोन ब्लड में डिटेक्ट होंगे, ठीक है। तो इन हार्मोन से भी हम प्रेगनेंसी डिटेक्शन कर सकते हैं। एक और हार्मोन है रिलैक्सिन नाम है इसका, ये रिलैक्सिन भी ओवरी से सिक्रेट किया जाता है, किससे, ओवरी से, ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लेट पीरियड में ये ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। और HCG, HPL और रिलैक्सिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ इन तीनों हार्मोन में से कौन से हार्मोन ओवरी से रिलीज होते हैं और कौन से हार्मोन प्लेसेंटा से। तो देखो रिलैक्सिन जो है वो तो सिक्रेट हो रहा है कहाँ से, ओवरी से, और HCG और HPL प्लेसेंटा से, लेकिन ये कब सिक्रेट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है दो लेयर्स में, इन्हें बोलते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और इनके बाद धीरे 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 इनके बीच में एक और लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। अब ये आपने एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म आपने पढ़े हैं जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो, तो आप देखते हो ये मीजोडर्मल ओरिजिन है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है, वो सब क्या है, यही तीन लेयर हैं जो बाद में पूरी बॉडी, पूरे ऑर्गन्स को बनाती हैं। जैसे हार्ट के बारे में हम बोलते हैं हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, तो मीजोडर्म का मतलब क्या है कि भाई ये जो इनर सेल मास है ना एम्ब्रियो का, यही तीन लेयर्स बना रहा है, और इन तीन ही लेयर से फिर डिवीजन होकर पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं इनर सेल मास में, इनमें पोटेंसी होती है सभी टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाने की, ठीक है। ये स्टेम सेल, कुछ स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में बाद में भी मिलती हैं। अब इसके एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि ये देखो 2021 का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन, कौन सिक्रेट कर रहा भाई, रिलैक्सिन, बताओ। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी। सो ओवरी इनमें से प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवरी में क्या रहता है, क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस ओवरी के अंदर रहता है, बिल्कुल भी नहीं। फीटस बिल्कुल भी नहीं। ग्राफिन फॉलिकल नहीं, ग्राफिन फॉलिकल, Cl, हाँ Cl होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, Cl होती है तो Cl हो गया। नाउ नेक्स्ट देखो, ओवरी, प्लेसेंटा, Cl और लेडिक सेल्स, हार्मोन्स पूछे हुए हैं। प्लेसेंटा से HCG बता दोगे आप, ठीक है, चलो। Cl से प्रोजेस्ट्रॉन बता दोगे, लेडिक सेल से एंड्रोजन, और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। चलो अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ना, ये ह्यूमंस में प्रेगनेंसी, जैसे हम बोलते हैं 9 महीने की प्रेगनेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, ये होता है गेस्टेशन पीरियड, इसको हम टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर ये गेस्टेशन पीरियड होता है 9 महीने का, डॉग्स कैट्स में ये 60 दिन का होता है, और एलिफेंट्स के अंदर ये 22 महीने का होता है लगभग, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर देखो कि 1 मंथ जब होता है ना, तब
बच्चे में हर्ट का फॉर्मेशन, मतलब एम्ब्रियो में हर्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। 2 मंथ पे लिम्स और डिजिट्स दिखने लग जाते हैं। 3 मंथ पे मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे लिम्स, जेनाइटेलिया ये सब दिखने लगते हैं। ये 3 महीने हो गए, इसलिए इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट ट्राईमेस्टर, ट्राई 3 मेस्टर। 6 महीने को सेकेंड ट्राईमेस्टर और लास्ट के 3 महीने को लास्ट ट्राईमेस्टर या थर्ड ट्राईमेस्टर। 5वें महीने पे पहला मूवमेंट होता है और हेयर अपीयर होने लगते हैं हेड पे। 6ठे महीने पे बॉडी हेयर से कवर हो जाती है, आईलैशेस बनने लगते हैं और सेपरेट आईलिड्स बनने लगते हैं। 9 महीने पे फुली डेवलप्ड फीटस दिखाई देने लगता है एंड पार्चुरेशन हो जाता है इसके बाद। तो इसमें देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि इन ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये 3 महीने पे हो गया 12 वीक्स, ठीक है। 1 महीना कितने 4 वीक का था, 12 वीक हो गए। क्या दिखाई देता है? तो इसमें देखो बी ऑप्शन मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, एनसीईआरटी से पूछा हुआ था सीधा। नाउ पार्चुरेशन और लैक्टेशन, देखो गेस्टेशन पीरियड अभी हमने देखा ये एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ह्यूमंस में 9 मंथ। पार्चुरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस या फिर चाइल्ड बर्थ जिसे हम बोलते हैं, उसे पार्चुरेशन बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में। और ये पार्चुरेशन इंड्यूस कैसे होता है? ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन मतलब नर्वस भी कंट्रोल होगा कुछ और कुछ एंडोक्राइन होगा, ठीक है। अब होता क्या है भाई नर्वस एंडोक्राइन कैसे? देखो जो फीटस है वो 9 महीने पे पूरी तरह फुली डेवलप हो गया और प्लेसेंटा भी है। अब ये इंड्यूस करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, जिसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये नर्वस साइन है, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स ट्रिगर करेगा ऑक्सीटोसिन का रिलीज। ऑक्सीटोसिन कहाँ से? मदर की पिट्यूटरी से, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन हमने देखा, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो ये क्या करवाएगा? यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन। हमने पढ़ा था मायोमेट्रियम मसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है पार्चुरेशन के टाइम पे। तो यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर फर्दर ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन होगा और उससे बेबी एक्सपल्स हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। नाउ आफ्टर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या होता है? देखो लैक्टेशन होता है प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बाय मदर टुवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से जब प्रेगनेंसी का लास्ट आता है तब मदर के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है। इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। और उसके बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जो इनिशियल डेज में जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, मदर्स मिल्क, इन इनिशियल फ्यू डेज इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। क्यों? क्योंकि इससे बेबी को इम्यूनिटी मिलती है, कुछ डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ भी मिलती हैं जैसे IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रम बेबीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो रीनीट जो पिछले साल हुआ उसमें क्वेश्चन आया पार्चुरेशन क्या होता है? प्लेसेंटा, कोलेस्ट्रम और फेम्ब्रियाई, ठीक है, ये आप बता दोगे। उसके देखा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कोलेस्ट्रम होता है, इसमें कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये वर्ड ठीक है। तो ये पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अपना ये वाला जो चैप्टर है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये तो खत्म हो गया। बट अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो WHO की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? दैट इज टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब सिर्फ फिजिकल से मतलब नहीं है, इमोशन, बिहेवियर, सोशल, ये सब जो है ना इन सब की फिटनेस को WHO ने कहा है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो हम जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो जो प्रेगनेंसी को रोके, ठीक है। प्रेगनेंसी को क्यों रोकना है? बिकॉज हम औरत को एक मशीन तो बना नहीं सकते, पहला। दूसरा, मान लो आप बच्चे पैदा कर भी रहे हो तो पॉपुलेशन भी तो ग्रो करेगी, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल भी तो करना है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वो रिसोर्सेज लिमिटेड हर लेवल पे हैं। एक फैमिली है, उसके पास भी कमाने वाले कम हैं तो रिसोर्सेज फैमिली के पास भी लिमिटेड है। और एक कंट्री है, उसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके पास भी खाना कम, इतना ही प्रोड्यूस होता है, तो वो भी बहुत केटर नहीं कर सकती कि 1000 करोड़ लोगों को खाना दे देगी। तो हर लेवल पे रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। इसीलिए हमें ऐसे मेथड्स जो है अपनाने पड़ते हैं ताकि पॉपुलेशन ग्रो एक साथ बहुत ज़्यादा ना हो। ये फैमिली लेवल पे भी होता है, फैमिली प्लानिंग, और ये राज्य या केंद्र सरकारों के लेवल पे भी होता है, ठीक है। तो सरकार भी प्रमोट करती है ऐसी चीज़ों को।
तो वो जो मेथड्स हैं जो इन चीज़ों को प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है वो कैसा होना चाहिए, मेथड या कुछ भी हो, वो एक तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा अवेलेबिलिटी उसकी ईजी होना चाहिए, वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए, और या तो साइड इफेक्ट हो ही ना और हो तो बहुत कम साइड इफेक्ट हो, और लास्ट नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर या फिर सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, अब इसमें अलग अलग मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो पहले हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं नेचुरल मेथड्स की। नेचुरल मेथड्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये प्रिंसिपल है इनका अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मतलब ओवम और स्पर्म को चांस ही मत दो मिलने का, ये चांस अवॉइड करो, इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड्स। अब इसमें 3 तरीके से हम इसको अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? वन इज़ पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इसमें आपको कुछ एब्सटेंस या एब्सेंट जैसा कुछ नज़र आ रहा है ना? ये क्या है एब्सटिनेंस? पीरियोडिक एब्सटिनेंस, अवॉइडिंग कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड, देयरफॉर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई। इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने बताया 14th डे पर, ये 14 डे इस पर ओव्यूलेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई 10वें दिन से 17वें दिन तक आप कोइटस मत करो। ठीक है, इससे क्या होगा, ओव्यूलेशन 14वें दिन निकला। अब हमने बताया था कि ओवम की लाइफ कितनी होती है, 24 घंटे। तो ये 14वें दिन निकला तो लगभग ये 15वें दिन तक रहेगा। और हमने स्पर्म की लाइफ कितनी बताई है, लगभग 5 दिन। तो अगर आप 10वें दिन कोइटस करते हो तो 10, 11, 12, 13, 14, तो 10वें दिन करते हो तो 14 डे तक रह सकता है वो स्पर्म, और ओव्यूलेशन हुआ तो मीट मिल जाएंगे। 11वें दिन में भी 15वें दिन तक रह सकता है। तो एक विंडो लेके चलते हैं हम कि 10 से 17 दिन तक हो सकता है ये ओवम थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए। ठीक है ना? तो इस विंडो के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि भाई आप 17वें दिन तक जो है ना वो कोइटस मत करो या कॉपुलेशन मत करो। तब क्या होगा, अब 17वें दिन तक अगर आप नहीं करते हो 10वें दिन से, तो 17वें दिन तक हम श्योर हैं कि अब ये जो ओवम रिलीज़ हुआ होगा ये खत्म हो गया होगा, क्योंकि 24 घंटे लाइफ साइकिल थी। उसके बाद अगर आप कोइटस करोगे तब चांसेस नहीं है ओवम के और स्पर्म के मिलने के। तो ये हमने क्या किया, हमने किया पीरियोडिक एब्सटिनेंस। एक पीरियड में हम कोइटस नहीं कर रहे हैं, जो फर्टाइल पीरियड है 10वें से 17वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ओव्यूलेशन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया। तो ये नेचुरल मेथड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देन एक होता है विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। इंटरप्ट मतलब इंटरप्ट करना, किसी को रोकना। तो इसमें क्या होता है, मेल पार्टनर जो है वो अपना पेनिस वेजाइना से इजैकुलेशन के पहले ही विड्रॉ कर ले, मतलब स्पर्म जो है वो वेजाइना के अंदर जाए ही ना, ये भी ठीक है। देन लैक्टेशनल एमनेरिया। लैक्टेशनल एमनेरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखो होता क्या है कि लैक्टेशन के टाइम पे, ठीक है, मतलब पार्चुरेशन जब होता है ना उसके बाद यूजुअली 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती फीमेल्स में। ठीक है ना? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देयरफॉर ओव्यूलेशन डजंट अकर ड्यूरिंग इनिशियल लैक्टेशन पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन। तो ये उस टाइम पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो ओवम नहीं होगा, तो उस टाइम पे अगर आप कोइटस करते हो तो उस टाइम पे जो है बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं रहती। और ये यूजुअली 6 मंथ तक होता है, तो 6 महीने तक आप मानते हो कि हाँ भाई ये सेफ है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस, लैक्टेशनल एमनेरिया, वॉल्स या कोइटस इंटर। तो वॉल्स नहीं है। ठीक है, अब वॉल्स क्या होते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो ये बात होगी नेचुरल मेथड्स की। अब हम बात करते हैं बैरियर मेथड। बैरियर क्या होता है, रुकावट। सड़क पे पुलिस लगा के रखती है, बैरियर लगा रखें, रुकावट। अब ये रुकावट क्या है भाई, देखो ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। इनको फिजिकली मीट करने से रोका जाता है इस बैरियर मेथड में। कैसे? जैसे कॉन्डम्स हो गए, फीमेल और मेल दोनों कॉन्डम्स होते हैं, ये रबर के या लेटेक्स के बने होते हैं और ये कंसेप्शन को रोकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और काम ये करते हैं, ये एसटीडीज़ को भी रोकते हैं। एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे मोस्ट कॉमन एड्स। तो कॉन्डम्स की हेल्प से आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बच सकते हो। अच्छा, इनके साथ क्या है, ये रीयूजेबल नहीं होते हैं और मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। कॉन्डम्स के अलावा एक चीज़ होती है जिन्हें बोलते हैं डायफ्रैगम या फिर सर्वाइकल कैप या वॉल्स। ये फीमेल के लिए होते हैं सिर्फ। ठीक है, और ये रबर के बने होते हैं और ये रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, इनको आप वापस से यूज़ कर सकते हो, ये भी बैरियर की तरह काम करते हैं। तो दीज आर बैरियर मैथड्स। अच्छा, और भी नाउ देन बैरियर मेथड्स के बाद हम देखेंगे
इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जिन्हें हम बोलते हैं आईयूडीज़। ये आईयूडीज़ क्या होती हैं भाई? ये आईयूडीज़ देखो, अब ये जो बैरियर मेथड था या जो आपका नेचुरल मेथड था ये तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन आईयूडीज़ जो है ना ये इंसर्ट करेगा डॉक्टर ही। और ये इंसर्ट कहाँ होती हैं? यूजुअली यूट्रस में होती हैं, वेजाइना के थ्रू। करती क्या है ये इंक्रीज़ कर देती हैं स्पर्म का फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइट करना मतलब खा जाना, तो स्पर्म को खा जाते हैं ये, ठीक है। अब इस आईओडीज़ कई तरीके की होती हैं, जैसे एक तो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़, इसमें कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं होता, जैसे इसका एग्जांपल है एक लिपेज लूप, ठीक है। देन एक कॉपर रिलीजिंग आईओडीज़ होती हैं। कॉपर जो है इसको हम बोलते हैं जैसे कॉपर टी या कॉपर 7 या मल्टी लोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग है। और एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज़ होती हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरेट या LNG-20, ये भी हार्मोन रिलीजिंग है। कॉपर क्या करता है? कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो स्पर्म की है वो भी कम हो जाती है। और जो हार्मोन रिलीज़ करने वाली हैं ये क्या करती हैं? ये यूट्रस को ही अनसूटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए। तो यूट्रस अगर सूटेबल ही नहीं होगा तो फिर सर्विक्स जो है स्पर्म के लिए हॉस्टाइल हो जाती है, और सर्विक्स को कई बार ये हॉस्टाइल बना जाती है स्पर्म के लिए। हॉस्टाइल मतलब डरावना, तो स्पर्म जो है सस्टेन नहीं कर पाता सर्विक्स में, तो वो एम्प्ला तक पहुँचेगा ही नहीं। और या फिर यूट्रस जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल नहीं है, तो इम्प्लांट कुछ होगा ही नहीं। तो ये आईओडीज़ का काम हो गया। देखो आईओडीज़ पे 2-3 बार क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। जैसे ये देख लेते हैं हम एक बार, जो अभी रीनीट हुआ था उसमें पूछा था कॉपर रिलीजिंग नॉन मेडिकेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। तो ये नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूप हो गया, ये आप बता दोगे। लिपेज लूप कैसा है तो आप भी बता दोगे, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़ है, ये 2020 में पूछा है। ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन, ठीक है। तो ये जो है आपको देखना है। उसके बाद में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरली आप क्या लेते हो? ओरली हम लेते हैं पिल्स। पिल्स में मतलब क्या होता है? इनमें होता है हार्मोन, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये किस फॉर्म में ली जाती है? पिल्स के फॉर्म में। ये क्या करती हैं? ये या तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती हैं, मतलब ओव्यूलेशन को ही रोक देंगी, या फिर इम्प्लांटेशन को रोक देंगी, ठीक है। और ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी चेंज करती हैं, मतलब ऑल्टर करती हैं, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस की, ताकि स्पर्म की एंट्री को रोका जा सके। उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं पर होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सहेली का। ये 1 से वीक पील है, मतलब 1 वीक में 1 बार लेने की। और ये जो है ना हमारे यहाँ पे एक सरकार का ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे हम बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर, उसने डेवलप की थी, ठीक है। तो पिल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन इंजेक्शन या इम्प्लांट अंडर स्किन के अंदर भी इम्प्लांट कराया जा सकता है आईओडीज़ की तरह। तो ये भी या तो प्रोजेस्टेरॉन का होगा या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का होगा, और इनका जो इफेक्टिव पीरियड है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। और सर्जिकल मेथड जो है वो तो है ही, इसको हम बोलते हैं स्टरलाइज कर देना। अब ये टर्मिनल मेथड है फर्दर प्रेगनेंसी को फर्दर प्रिवेंट करने के लिए। मतलब आप मान लो जैसे जो कपल्स होते हैं, मान लो 2 बच्चे हो गए, तो उसके बाद अगर उनको ये है कि भाई अब हमें जो है आगे और बच्चे नहीं करने, तो वो क्या करेंगे? वो सर्जरी करवा लेंगे, ठीक है। उस सर्जरी से क्या होगा? अब आगे कोई भी बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसीज। इट ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट। ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देता है। इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार सर्जरी करा ली हो वापस फिर जो है वो सर्जरी से रिवर्स कर दोगे, वो बहुत पुअर है इसमें। तो मेल के अंदर जो सर्जरी होती है हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है? वास्ट डिफरेंस का जो एक पार्ट है उसको काट करके और टाई अप कर दिया जाता है। अब देखो आपको पता है स्पर्म जो है वो वास्ट डिफरेंस से ट्रैवल कर रहा था, अब इसको मान लो यहाँ से काट दिया और टाई अप कर दिया तो अब स्पर्म यहाँ तक जाएगा और वो यहाँ जा ही नहीं पाएगा। अब स्पर्म यहाँ जाएगा ही नहीं तो बस खत्म बात, ओवम से मिलेगा ही नहीं। फीमेल में सर्जरी को बोलते हैं ट्यूबक्टोमी। इसमें क्या होता है? इसमें ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब के एक पार्ट को काट के और फिर टाई अप कर देते हैं, तो इसमें फिर ओवम नहीं जाएगा यूट्रस तक, बात खत्म हो गई। नाउ ये देखो 2-3 क्वेश्चन। ड्राफ्ट्रैग कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूडीज़ और लैक्टेशनल एमनेरिया, ये लिस्ट है, ये मैच कर लेना, 22 में पूछा हुआ है। देन वैसेक्टोमी, कोइटस इंटरप्टस, सर्वाइकल कैप, सहेली, ये 2023 में पूछा हुआ है। 2020 में वाल्ट, आईयूडीज़, वैसेक्टोमी, ट्यूबक्टोमी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक एमटीपी होता है। एमटीपी क्या होता है? एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेट करना मतलब रोकना, बंद करना। इसको हम यूजुअली एक तरह का हमारी तरफ से किया गया अबॉर्शन भी बोल सकते हैं। दैट इज़ इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म मतलब 9 महीने के पहले, अगर आपने खुद वॉलंटरी किया। क्यों कर सकते हैं वॉलंटरी? देखो कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, कोई ऐसी डिजीज़ है, वो डिजीज़ भी पैदा होगा, कोई जेनेटिक डिजीज़ है जो आपको पहले डायग्नोस हो गई, तो हो सकता है आप वो अबॉर्ट करना चाहो। या
आप बच्चा चाह नहीं रहे थे लेकिन हो गया तो अबॉर्ट करना चाहो, ये भी हो सकता है। या कई ऐसे क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं जहाँ पे बच्चा अबॉर्ट करने की कोशिश होती है। तो अब अबॉर्शन के केस में सरकार कुछ नियम बनाती है। जैसे हमारे यहाँ पे एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट मतलब कुछ बदलाव हुए थे 2017 में भारत के अंदर। क्या बदलाव हुए इसमें ये कहा गया, अच्छा पहले तो ये MTP करवाते क्यों हैं, देखो इसमें ग्राउंड है कि भाई या तो प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को रिस्क हो, कि भाई जो माँ है उसकी लाइफ को रिस्क है अगर ये प्रेगनेंसी सर्वाइव करी कंटिन्यू करा तो या तो उस केस में आप जो है अबॉर्ट करवाओ, या फिर बच्चा जो है उसका पता है कि भाई वो फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटीज़ के साथ ही पैदा होगा, तब आप जो है ना उसमें उस केस में आप अबॉर्ट करवा सकते हो। इसमें सरकार ने जो नियम बनाया उसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट में ये किया सरकार ने कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप हो प्रेगनेंसी के मतलब 12 वीक तक, तब आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर का ओपिनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक मतलब मेडिकल ऑफिसर जो सरकारी होता है वो अगर आपको ओपिनियन लेके, मतलब ओपिनियन लेना मतलब ऐसा नहीं कि उससे पूछ लेना, और फिर ओपिनियन लेने का मतलब है कि वो आपको लिख के और साइन करके वो अटेस्ट करके देगा कि हाँ भाई मैंने चेक कर लिया, हो सकता है माँ को या बच्चे को दिक्कत हो तो आप इनको वो करवाइए। और अगर 12 वीक से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर का जो है ओपिनियन लेना पड़ेगा, मतलब उन 2 डॉक्टर्स के साइन होंगे, ठीक है। अब 24 वीक के बाद जो है सरकार ने फिर अबॉर्ट करने को इलीगल बनाया हुआ है। दिस इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इनको वेनेरियल डिजीज़ भी बोलते हैं। देखो कई तरीके की डिजीज़ होती हैं जैसे गोनोरिया, साइफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल वार्ड्स, HIV, हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीज़। आपको पता है STDs क्यों फैलती हैं? STDs देखो यूजुअली किससे फैलती हैं? यूजुअली STDs फैलती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बॉडी फ्लूइड जो हम जिन्हें बोलते हैं, या फिर सीमन, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स जितने भी होते हैं उनके थ्रू फैलती है, सलाइवा से भी फैलती हैं, ठीक है। चलो तो अब ये जो डिजीज़ हैं इनमें से देखो 3 डिजीज़ जो है ना वो ऐसी हैं कि जिनका कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं बना पर्टिकुलर, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B और जेनिटल हर्पीस। तो इसमें प्रिवेंशन इज़ क्योर, मतलब इनको बचाव ही उपचार है इनका। और जो बाकी डिजीज़ है अगर उनको डिटेक्ट अच्छे से कर लिया जाए और ठीक ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो क्यूरेबल है, जैसे गोनोरिया, साइफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल वार्ड्स। इनमें से जिनका कोई क्योर नहीं है वो सारी वायरल हैं, HIV भी, हेपेटाइटिस B भी, जेनिटल हर्पीस भी। और जिनका क्योर है उनमें से जेनिटल वार्ड्स जो है वो वायरल है, ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोअल है, और बाकी तीनों गोनोरिया, साइफिलिस और क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। इस पे 4-5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी डिजीज़ जो है वो क्यूरेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी वायरल है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो एक मैंने जो है क्वेश्चन इसमें से आपको बताने के लिए निकाल लिया, विच वन ऑफ द, ये 2023 में पूछा है कि ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल है जब उसको डिजीज, तो हेपेटाइटिस B नहीं है, HIV नहीं है और गोनोरिया है, जेनिटल हर्पीस नहीं है। तो ये 3 तो आपने पता ही है कि इन 3 को तो कर नहीं सकते, गोनोरिया कर सकते। ऐसे और भी क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो लास्ट इज इनफर्टिलिटी का केस जो है जिसके अंदर हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। असिस्ट मतलब मदद। अब ये मदद क्यों ली जाती है? मान लो मदर जो है या फादर, इन दोनों में से किसी को प्रॉब्लम है, मान लो फादर में या तो स्पर्म मोटाइल नहीं है या इंसेमिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में, या मदर में ओवम बन नहीं पा रहे, या फिर ओवम तो बन रहे हैं लेकिन जो कंसेप्शन है वो नहीं हो पा रहा, ठीक है, या फिर कंसेप्शन हो सकता है पर ओवम नहीं बन रहा, कुछ भी केस हो सकता है। उन केसेस में हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें एक मोस्ट कॉमन टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, देखो मेल और फीमेल, अब इसमें या तो वाइफ या फिर कोई डोनर, मान लो जिसको भी प्रॉब्लम है, अगर वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है तो वाइफ से ओवम ले लेंगे, और अगर वाइफ को प्रॉब्लम है तो डोनर से। ऐसे ही हस्बैंड के केस में अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं तब तो हस्बैंड का स्पर्म, और नहीं तो डोनर का। इन ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाया जाता है लैब के अंदर, ठीक है। ऐसे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला के अंदर। इनको कहाँ फर्टिलाइज करवा रहे हैं? लैब के अंदर। इसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे हम बोलते हैं IVF। IVF का नाम एडवर्टाइजमेंट आपने सुने होंगे अखबारों में, इसको बोलते हैं IVF, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाना? इन विट्रो मतलब लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाना। वैसे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में। एम्पुला कहाँ है? ओवरी में, ठीक है, ओवरी नहीं सॉरी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो क्या बनेगा? जाइगोट। अब इस जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कहाँ करोगे? अगर मान लो कि मदर जो है वो ठीक है, वो कंसीव कर सकती है, वो ओवम नहीं बना पा रही थी पर वो कंसीव कर सकती है, तो मदर में ट्रांसफ़र करोगे। अब अगर
8 ब्लास्टोमियर तक का स्टेज है, ठीक है, तब तो इसको ट्रांसफ़र हम करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो 8 मतलब इनिशियल स्टेज है तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट टेक्निक। और अगर 8 से ज़्यादा का एम्ब्रियो बन गया है तब फिर, अब 8 से ज़्यादा का बन चुका है तो फिर अब इसको यूट्रस में ही छोड़ देंगे। यूट्रस मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। बात समझ में आ गई? 8 से कम तक का ही है अभी तक, तब तो फिर हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ेंगे, और अगर 8 से ज़्यादा का हो गया तो फिर हम यूट्रस में ही छोड़ देंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इनमें भी क्या केस है कि भाई अगर मान लो मदर कंसीव कर सकती है, मतलब मान लो मदर ओवम नहीं बना पा रही थी तब तो डोनर से ले लिया हमने, और मदर कंसीव कर सकती है तब तो मदर के अंदर डाल देंगे। और अगर मान लो मदर कंसीव भी नहीं कर सकती तो फिर क्या होता है, तो फिर कुछ एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम दूसरी औरतों के अंदर डालते हैं, जिसे हम बोलते हैं सरोगेसी, सरोगेट मदर्स। ये सरोगेट मदर्स क्या करती हैं, ये सरोगेट मदर्स जो हैं, ये मान लो या तो वाइफ का ओवम या फिर डोनर का ओवम जो भी था, मान लो वाइफ ठीक थी, वो ओवम दे सकती थी लेकिन कंसीव नहीं कर सकती, तो ओवम उससे ले लिया, हस्बैंड से स्पर्म ले लिया, जाइगोट ले लिया। अब ये जो एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो को सरोगेट मदर जो है ना वो अपने अंदर रखेगी और पूरे 9 महीने तक वो उस बच्चे को पैदा करेगी, और पैदा करने के बाद में इन पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं सरोगेसी, और इस मदर को बोलते हैं सरोगेट मदर, ठीक है। तो ये सरोगेसी जो है, इस पर फिर कई कानून हैं, क्योंकि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, तो इस पर फिर कई सारे कानून हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, लेकिन एक पार्ट है क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ, जब शाहरुख खान का तीसरा बेटा जो है अब्राम, उसका बर्थ हुआ था, तब कई ऐसी न्यूज़ पोर्टल्स पे न्यूज़ आई थी कि अब्राम का जो बर्थ है वो सरोगेसी से हुआ है, ठीक है। सो नाउ एक तो ये हो गई। दूसरा क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें डोनर फीमेल आप लेते हो, उससे ओवम लेते हो। क्यों गैमीट इंट्राफेलोपियन? अब भाई गैमीट इंट्राफेलोपियन का मतलब है कि भाई जो मदर थी वो ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही थी, मदर शी कांट प्रोड्यूस ओवम, लेकिन ये एनवायरनमेंट दे सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही तो क्या हो गया, ओवम हमने डोनर से ले लिया और उस ओवम को फिर मदर के अंदर डाल दिया, बात खत्म हो गई। अब इसको इस कॉपुलेशन में स्पर्म मिलेगा और इस स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा। तो बस ये गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब गैमीट लेना हमें डोनर से और उस गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में डाल दो मदर की। नेक्स्ट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं स्पर्म को ओवम के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई बार स्पर्म मान लो मोटिलिटी कम है स्पर्म्स की, जैसे हमने बताया था ना कि 60% जो है वो उनकी शेप और साइज़ सही होनी चाहिए और उसका 40% जो है वो रिग्रेस मोटिलिटी होनी चाहिए। अब ये मोटिलिटी मिल ही नहीं रही, तो फिर आप स्पर्म पहुँच ही नहीं पा रहा, तो फिर आप क्या करोगे, आप उस स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करोगे ओवम के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यह होता है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला AI नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला है। ये क्यों किया जाता है, या तो मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, उस केस में, या फिर स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम है एजैकुलेट में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो है हस्बैंड या डोनर से सीमन लेते हैं और इस सीमन को, अब देखो हमने बोला है हस्बैंड या डोनर, तो ये कैसा केस होगा भाई, मान लो अगर स्पर्म अच्छे नहीं बन रहे, कुछ हो ही नहीं रहा स्पर्म में, मोटिलिटी नहीं आ रही, तब तो डोनर से लेंगे, ठीक है, जैसे आपने मूवी देखी होगी विकी डोनर। और अगर हस्बैंड जो है उसमें स्पर्म काउंट कम है तो हम क्या लेंगे, तो हम हस्बैंड से ले लेंगे और फिर लैब में वो स्पर्म को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। भाई काउंट तो हमें देखना है ना कि वो जो लाइव स्पर्म से वो कम है, तो वो अच्छे स्पर्म्स को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। सीमन कलेक्ट कर लिया, इसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया वेजाइना में या फिर यूट्रस ऑफ फीमेल में, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। ये हो जाएगा और इससे बच्चा पैदा हो जाएगा। चलो ये सारी टेक्निक्स थी। उसका एक शुरू में टॉपिक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एक एमनियोसेंटेसिस का। देखो एमनियोसेंटेसिस जो है ना, ये कुछ नहीं थी, ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है एक फीटस जब डेवलप हो रहा होता है उसके अंदर, उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को चेक कर लिया जाता है, कोई भी जेनेटिक बीमारी ना उसका पता कर लिया जाता है। लेकिन इसका फिर इलीगल और अनएथिकल यूज़ होने लगा, किस चीज़ में, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ना, इससे आपको बच्चे का जो जेंडर है वो भी पता चल रहा था, मतलब मेल है या फीमेल है। तो अब क्या करते, फीटस शुरू में फीटस आ गया, फीटस तो शुरू में ही आ गया, एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, पता किया मेल है फीमेल है, शुरू में ही पता चल गया, तो अबॉर्ट करवा दिया। तो इसका गलत यूज़ होने लग गया, मिसयूज़ होने लग गया। तो इस मिसयूज़ की वजह से फिर इस जो है इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। तो एमनियोसेंटेसिस इज बैन इन इंडिया। इसका काम क्या था वैसे, इसका काम था जेनेटिक डिसऑर्डर्स बताना। तो एमनियोसेंटेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, गैमेट जिफ्ट गिफ्ट इन पे पूछा हुआ है, और इस पे पूछा हुआ है एम्ब्रियो को जब हम IVF में ट्रांसफ़र करते हैं तो कहाँ करते हैं। तो ये जो है आपकी
पूरी हो गई है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक बार। ओके, थैंक यू वेरी मच।